Welcome students. Today I am going to teach you Geography chapter number 17. The name of the chapter is Human Settlements and Transport and Communication. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या है मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स का। अभी जैसे हम आज से हज़ारों वर्ष पहले की बात करते हैं तो मानव जो था वो क्या था, एक हंटर गैदरर की तरह वो ज़िंदगी गुजारता था। फिर वो फूड गैदरर बना, हाँ। फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट्स होते गए, धीरे धीरे अब उसे एग्रीकल्चर करना, क्रॉप उगाना आने लगा। और फिर पहले जो वो इधर से उधर केवल उनका जो वो लिविंग स्टाइल था वो एक जगह से मूव करना, दूसरे जगह पहुंचना, दूसरे तीसरे सेमेंस ऑलवेज मूव करते रहते, एक जगह सेटल लाइफ नहीं सर्वाइव करते थे। बट पैसेज ऑफ टाइम man started to grow crops and the beginning of the farming brought some kind of stability in the lifestyle of the early people. ठीक है, अब उससे क्या हुआ, gradually they started to live in the cluster of habitation. अब वो एक जगह इकट्ठे होकर रहने लगे। तो यहाँ पर हम लोग सेटलमेंट किसको कहेंगे? इट इज़ द क्लस्टर ऑफ डिफरेंट हाउसेज इन विच पीपल लिव इज कॉल्ड सेटलमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में सेटलमेंट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन, उसके शेप्स के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से सारे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट क्या है। तो ट्रांसपोर्ट इट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस ट्रांसपोर्ट से भी ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो सिविलाइजेशन में जो देखने को मिलता है, जो आज हम जिस स्थिति में हैं, इनमें उसके पीछे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। और ये ट्रांसपोर्ट भी 4 तरह के हैं, एयरवेज है, वाटरवेज है, रेलवेज है एंड रोडवेज है। इन चारों ने के डेवलपमेंट से आज जो मानव जो सभ्यता है सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या है? हाँ, कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक तरह का प्रोसेस है। अब आपको कम्युनिकेशन के लिए बहुत तरह के बातें आपको ध्यान रखें, हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने मैसेज एक से दूसरे को। तो कोई अखबार के माध्यम से, कोई टेलीविज़न के माध्यम से, कोई फ़ोन के माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये यदि बात करें तो हम कम्युनिकेशन की, तो ये भी डेवलपमेंट से है जो शुरुआत से लेकर अब तक हम जिस स्टेट पे पहुँचे हैं, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा जो हमारा सिविलाइजेशन है या डेवलपमेंट है, इसके पीछे बहुत बड़ा इनका हाथ रहा है का। ठीक है, तो यहाँ आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो हम लिख कर या टेलीफोन से या ईमेल से करते हैं, और दूसरा है मास कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं बल्कि एक पूरी मास में हम अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एट अ ग्लांस में ह्यूमन एनवायरनमेंट 2 टाइप्स डिवाइड कर दिया गया सेटलमेंट्स में, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब सेटलमेंट्स भी 2 तरह के, अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट्स में भी बहुत सारे टाउन्स हैं जो डेवलप होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, कोई मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग टाउन्स के रूप में, कोई डिफेंस टाउन्स, माइनिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, कलेक्शन सेंटर्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर्स, रिलीजियस टाउन, स्पोर्ट टाउन। तो हम सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके एक 2 एग्जाम्पल देखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप लोग एग्जाम्पल याद करो तो इट इज़ टू बी फार बेटर, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज पढ़ेंगे। और कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल कम्युनिकेशन लाइक latest telephone and email and mass communication like radio, television and newspaper देखेंगे। अब यहाँ पर पिक्चर देखो आप, वार्म अप एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 3 तरह के सेटलमेंट्स दिख रहे हैं। एक देखने से ही पता चल रहा है कि रूरल सेटलमेंट्स है, दूसरा आपको दिखता है ये अर्बन सेटलमेंट्स है, ये टाउन सेटलमेंट्स है। लेकिन
ये जो टाउन सेटलमेंट्स है उसकी बाद जो सेटलमेंट्स है वो भी टाउन सेटलमेंट्स है, लेकिन ये जो प्रीवियस वन से ज़्यादा डेंसर है और बड़े बड़े हैं, तो इनको हम लोग मेट्रोपोलिस कह सकते हैं। ये स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जो ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट स्टेज ये है, जो सेटलमेंट्स के, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स यू आर सी इन द इमेजेस। तो ये डिफरेंट टाइप्स का, एक विलेज है सेटलमेंट, एक सिटी सेटलमेंट है, थर्ड वन हम लोग टाउन सेटलमेंट या मेट्रोपोलिस भी कह सकते हैं। हाउ डू रूरल सेटलमेंट्स स्कोर ओवर अर्बन वंस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, आपको बताना चाहिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है उसमें प्राइमरी गुड्स है, उसकी जो मांग है वो इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स में जो इंडस्ट्री है वहाँ पर होती है। तो ये जो प्राइमरी गुड्स है वो खपत किन के द्वारा किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है या इंडस्ट्रियल सेटलमेंट में। Now, good survival instincts and the intelligence to make optimum utilization of the resources, opportunities and conditions have seen the evolution of human beings over the years. Our interaction with nature has resulted in the development of the human environment. बस यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कैसे जो environment के साथ इंटरेक्शन, ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है और जो चेंजेस आते हैं, वी हैव टू सी ये ओवर ईयर। हमें मालूम है कि समय के साथ चेंजेस आते गए, और अपनी नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए ह्यूमन ने नेचर के साथ छेड़छाड़ भी की, है ना। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड स्प्रेड ह्यूमन सिविलाइजेशन। बहुत जल्दी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद बहुत जल्दी जो है उनके जो सिविलाइजेशन, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। आप ही देख सकते हो कि हमारे पास जब मोबाइल नहीं था और मोबाइल आने के बाद क्या चेंजेस आए, लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए। हाँ, अब तो पलक झपकते ही हम यहाँ से कई किलोमीटर दूर लोगों से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सेलरेट किया, काफ़ी उसको बढ़ने में मददगार साबित हुआ। Thus, settlements grew from tiny hamlets to villages. Tiny hamlets में जहाँ छोटे छोटे सेटलमेंट रहते हैं, लोग रहते हैं, वो अब बड़े होकर विलेज का रूप लेने लगे थे, और विलेज टाउन में चेंज होने लगा था, टाउन सिटीज़ में चेंज होने लगा था। As communities began to set aside areas for work, worship, administration and recreation. Now the next topic is settlements. What is settlements? A settlement is defined as an organized group of human habitation where people build their houses to live in. जहाँ पर रहने के लिए जो people है houses बनाते हैं, that is called settlements. Another word we can say that a cluster of different houses in which people live are called settlements. Okay, but the choice of location for a settlement, its growth and evolution are influenced by a number of factors. ठीक है, किसी भी जगह पर कोई भी सेटलमेंट बन जाता है ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है, और फिर लोग वहाँ पर रहना शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टोपोग्राफी ऑफ द रीजन। टोपोग्राफी ऑफ द रीजन मीन्स फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट रीजन, कि वो प्लेन है एरिया है या फर्टाइल एरिया है या प्लेटो है या माउंटेन है, कौन सा एरिया या डेजर्ट है, उस पर उस रीजन के आधार पर
जो सेटलमेंट्स है डिपेंड करता है। जहाँ प्लेन एरिया होगा, जहाँ फर्टाइल रीजन होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, मतलब सेटलमेंट्स होगा। डेजर्ट में थोड़ा कम होगा, या जैसे जो हिली एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर बर्फ ऑलवेज जमे रहते हैं, तो वहाँ पर सेटलमेंट कम होगा। तो लोकेशन उस जो है रीजन की टोपोग्राफी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी का जो उपलब्धि, पानी होना चाहिए। वो सेटलमेंट्स किसी भी जो ह्यूमन बींग्स अपने सेटलमेंट्स को उधर ही बनाते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में कि जो सिविलाइजेशन है हमेशा स्टार्ट होते हैं कहाँ पर, हुए थे आज से कई हज़ारों वर्ष पहले, नदी घाटी के किनारे और रिवर वैलीज़ के किनारे। हाँ, क्यों वहाँ पर? क्योंकि उनको वो रीज़न उनको खेती के लिए बहुत अच्छा लगा, और जिसके कारण उन्होंने वहाँ पर अपना सेटलमेंट स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे तरीके से मीन्स जो है वो पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ता गया। तो वाटर जहाँ होना चाहिए वहाँ पर सेटलमेंट होता है। तो तीसरा है फर्टाइल सॉइल्स। अब वाटर के साथ साथ सॉइल भी फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर, मोस्टली जो एग्रीकल्चर है वो फर्टाइल लैंड पर ही पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है फेवरेबल क्लाइमेट। अब सेटलमेंट्स के लिए क्लाइमेट भी जो फेवरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वाली एरिया है तो लोग वहाँ सेटल हो रहे हैं, या बहुत ठंडी है तो वहाँ पर आप देख रहे हो, नहीं, पॉसिबल नहीं। आप देखो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में बिल्कुल जब हम जाते हैं तो वहाँ धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन है, जो सेटलमेंट है, लोग वहाँ पर कम रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ वो एरिया होता है, तो वहाँ पर लोगों का रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, जो सेटलमेंट्स है ऑलवेज देयर शुड बी अ फेवरेबल क्लाइमेट, तभी लोग वहाँ पर रह पाएंगे, जी पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेड पोटेंशियल। ट्रेड मीन्स व्यापार। जो व्यापार की प्रक्रिया भी ऐसी जगह होनी चाहिए जैसे नदियों के किनारे हो, या जहाँ पर जैसे ऊपर बिल्कुल पहाड़ों पर है तो पहाड़ों से रास्ते बनाना या व्यापार करना, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री व्यापार करना पॉसिबल नहीं है, एक प्लेस से दूसरी जगह पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो पाता है। तो जहाँ पर जो व्यापार करने की पोटेंशियलिटी रहती है, जैसे नदियों के किनारे या जहाँ प्लेन एरिया है, जहाँ समुद्र किनारा है, तो वहाँ सेटलमेंट ज़्यादा होती है। तो ये सब कारण है, ये फैक्टर्स है जो कि हमें बताते हैं कि जो ह्यूमन जो एवोल्यूशन है या जो डेवलपमेंट है या उनका ग्रोथ है किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उनका सेटलमेंट्स किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, अब ये सेटलमेंट्स के बारे में ये बताया गया, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और कैन बी टेम्पररी। परमानेंट कि वो एक जगह सालों साल एक ही जगह पर रहते हैं, और दूसरा है कि कुछ समय के बाद उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना सेटलमेंट बनता है, तो दैट इज़ टेम्पररी सेटलमेंट्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। अब देखो ये जो सेटलमेंट्स है वो बहुत सारी बातें हैं जो डिपेंड्स करती है, जैसे उसका पैटर्न, उसका शेप, वो जो सेटलमेंट है वो उसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से उसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। पहले एक छोटे से एरिया में एक सेटलमेंट्स होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर वो विलेज का रूप लेता है। तो ये डेवलपमेंट किस तरह से होता है, या फंक्शन ऑफ सेटलमेंट्स क्या है, फंक्शन जो जिसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कि ये सेटलमेंट ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन टाउन है या टेम्पल टाउन है, बहुत सारी बातें, वो वन बाय वन हम ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स है वो उसके शेप के आधार पर या पैटर्न के आधार पर, पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स। अब पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स क्या बताता है, इसको 5 मेन पैटर्न्स में, सेटलमेंट्स को 5 मेन पैटर्न्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है लीनियर। Linear are the settlements which develop along a linear feature such as river, road, railway, track, canal और coastline in a elongated and narrow form में। मतलब ये जो linear पैटर्न एक शीतल आकार में सेटलमेंट होता जाता है, लोग वहाँ पर बसते जाते हैं, अपने ड्वेलिंग्स बनाते रहते हैं। वो कैसे,
नदियों के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे या कैनल के किनारे। तो इस तरह से जो सेटलमेंट होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, एक एलोंगेटेड पार्ट पर वो अपना उस एरिया में अपने सेटलमेंट डेवलप करते जाते हैं। तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? लीनियर सेटलमेंट्स। अब दूसरा पैटर्न क्या है, आप ये पिक्चर से देख के समझ सकते हो लीनियर पैटर्न। कैसे? देखो, सपोज ये हो सकता है कि एक नदी हो सकता है एक रेलवे ट्रैक हो, तो इसके किनारे किनारे जो ड्वेलिंग होती है, जो सेटलमेंट्स होती है, उस टाइप की जो शेप बनती है उसको बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। अब दूसरा है सर्कुलर सेटलमेंट्स। सर्कुलर सेटलमेंट्स नाम से ही आपको पता चल रहा है, मीन्स राउंड। हाँ, राउंड टाइप के सेटलमेंट्स। अब राउंड टाइप के सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? तो यहाँ देखो कि कोई पॉन्ड है, लेक है, टैंक है या ओएसिस है, तो उसके किनारे, ओएसिस का मतलब समझ रहे हो क्या है? जब डेजर्ट में जो कहीं थोड़ी बहुत हरियाली मिलती है, थोड़ा पानी मिलता है, तो उसके किनारे आजू बाजू सभी सेटलमेंट्स, वहाँ लोग अपना घर बनाकर बसना शुरू करते हैं, तो उसे ओएसिस कहते हैं। तो इस तरह का जो सेटलमेंट बनता है उसे बोलते हैं सर्कुलर सेटलमेंट्स। ठीक है, तो सर्कुलर सेटलमेंट्स यूजुअली डेवलप इन अ सर्कुलर शेप around a water body such as tank, lake, pond and oasis. Clear? Now next is dispersed settlements. नाम से ही dispersed means scattered, फैला हुआ। Dispersed settlements are also known as scattered settlements. ठीक है, this pattern consists of isolated dwellings or few cluster of houses scattered over a larger area. They are commonly found in forested regions, hilly areas, deserts area which are not easily accessible. मीन्स ये जो इस टाइप के जो सेटलमेंट है वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया या डेजर्ट्स में, जहाँ पर इजीली एक्सेसिबल नहीं, पहुँच पाना मुश्किल होता है। तो उसमें क्या होता है, एक दो घर एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर थोड़ी दूर पर आगे, थोड़ी दूर, मतलब जो हाउसेस होते हैं वो ना बिल्कुल स्कैटर्ड वे में बने होते हैं, उनका सेटलमेंट होता है। देख के यहाँ पिक्चर्स आपको पता चल जाएगा कैसे डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं बिल्कुल। जो क्लस्टर है, जो हाउसेस का क्लस्टर इकट्ठा नहीं है, वो एक साथ नहीं है, झुंड में नहीं है, वो अलग अलग है। मीन्स एक है यहाँ है तो 2 गज दूरी में दूसरा सेटलमेंट है। तो इस टाइप के सेटलमेंट को क्या बोला जाता है? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स क्या होता है? कोई एक स्पेसिफिक सेंटर, उसके आजू बाजू बहुत ही कॉम्पैक्ट या कलेक्ट सेटलमेंट्स होता है, इकट्ठा होकर जो सेटलमेंट्स होता है उसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर कॉम्पैक्ट agglomerated settlements where dwellings are located close together with narrow winding streets between them. मीन्स ये सभी इस तरह से क्लस्टर में हाउस होते हैं, सभी इकट्ठे एक नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स के आजू बाजू उनके बीच में उनका सेटलमेंट्स होता है। तो इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहते हैं। यहाँ पिक्चर में देखो, एक सेंटर, एक स्पेसिफिक सेंटर के आजू बाजू इस तरह का सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। जैसे सपोज चर्च है या कोई पब है या बहुत सारी चीज़, बात में टेम्पल है, तो उसके आजू बाजू जो सेटलमेंट एकदम बिल्कुल क्लस्टर वे में, एकदम कॉम्पैक्ट वे में रहती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब नाउ रेडियल सेटलमेंट्स। रेडियल सेटलमेंट्स क्या होता है कि ऐसे स्थान से जहाँ पर जिसका जो सेंटर जो होता है वहाँ से हम किसी भी रूट में प्रोसीड कर सकते हैं। या रेडियल सेटलमेंट्स कम अप अलोंग रोड्स एंड लेट्स विच डाइवर्स इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में वो सेंट्रल पॉइंट से हम जा सकते हैं। अ स्टार लाइक पैटर्न इज फॉर्म्ड वेयर इन द फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिकम्स ईजी। अब यहाँ पर रेडियल सेटलमेंट, जैसे सपोज नैरो गेट है, नैरो गेट में यदि हम पहुँचते हैं तो हम रवापर रोड के ऊपर भी जा सकते हैं, हम उस जगह से ग्रीन चौक में भी जा सकते हैं, उस जगह से हम सनाला रोड में भी जा सकते हैं, उस रोड से हम सामा कांटे भी जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो सेटलमेंट्स है और इसके आजू बाजू जो सेटलमेंट्स है तो वो क्या कहलाता है? रेडियल सेटलमेंट्स है। A star like pattern is formed wherein the flow of traffic becomes easy. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो क्लासिफिकेशंस है सेटलमेंट्स का वो कई बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला शेप्स पर, तो शेप्स पर हमने देखा 5 तरह के शेप्स हैं पर सेटलमेंट्स है। अब ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब ये जो स्टेज है उनका डेवलपमेंट वो किस तरह, सेटलमेंट आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मीन्स किस तरह से एक पहले एक छोटा सा जो सेटलमेंट होता है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर उसका अलग अलग नाम चेंज होता जाता है। देखो, अ सेटलमेंट बिगिन एज एन आइसोलेटेड फार्म हाउस एंड thereafter when a few more houses are built it may form a hamlet। अब सबसे पहले सेटलमेंट होता है एक जगह में लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी होगी तो वहाँ पर एक आध दो मकान बनने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पर और भी थोड़े हाउसेस बनने लगते हैं। तो उस ऐसे एरिया को क्या कहा जाने लगता है, हैमलेट। अब जैसे सपोज है कि आप अपने स्कूल के पास ही देखो, जब स्कूल आपका है तो उसके आजू बाजू अभी सेटलमेंट कम है, ठीक है, एक आध दो का दिखेगा, लेकिन अभी आप इसके 5 साल के बाद देखोगे कि वहाँ पर, और यह फिलहाल ही देख रहे हो कि कई मकान अब बनते जा रहे हैं, सब रोड से सटते जा रहे हैं। तो अब जो वो हैमलेट है वो वहाँ पर जो सेटलमेंट है वो अब बड़ा शेप लेने लगा है। तो इस तरह से क्या होता है, अब दो डेवलपमेंट हुआ, एक हाउस मतलब सेटलमेंट्स 1 2 3 है सेटलमेंट से, अब उससे ज़्यादा जो ग्रो करने लगता है सेटलमेंट, तो उसको क्या नाम दिया गया, दिस ग्रोज इनटू अ विलेज। अब वो विलेज में चेंज हो जाता है, दिस ग्रोज इनटू अ विलेज, मोर ड्वेलिंग्स गैदर अराउंड इट, ठीक है। एंड व्हेन सर्टेन वेल सिचुएटेड villages acquire a larger size and better services facilities they grow into towns। अब वहाँ पर स्कोप ज़्यादा दिखने लगते हैं, वहाँ पर और सेटलमेंट्स बढ़ते जाते हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ दी जाने लगती है, तो वो जो विलेज है वो किस में चेंज हो जाता है, टाउन में। फिर उसके बाद मेनी टाउन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप इनटू अ सिटीज़। अब यही टाउन्स और डेंसर होते जाते हैं, सेटलमेंट्स यहाँ पर और डेंसर होते जाते हैं और फिर बहुत सारे गुड सिविक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ दिए जाने लगते, तो वो जो क्या कहलाने लगता है, ये सेटलमेंट्स, इस टाइप का सेटलमेंट्स जो टाउन्स कहलाने लगता है, सॉरी सिटीज़ कहलाने लगता है। और फिर जब ये सिटी और लार्ज बड़ा हो जाता है तो उसको इट एक्वायर द स्टेटस ऑफ मेट्रोपोलिस, उसको मेट्रोपोलिस का नाम दिया जाता है। आई बात समझ में? तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज डेवलपमेंट के आधार पर हमारा जो फर्स्ट सेटलमेंट को क्या कहा गया, हैमलेट। हैमलेट के बाद जो डेवलपमेंट और उसमें सेटलमेंट्स बनते गए तो उसको विलेज, और फिर विलेज से वो चेंज होके मीन्स और बढ़िया फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिलने लगी, तो वहाँ पर डेवलपमेंट और हुआ और सेटलमेंट्स बनने लगे, तो वो टाउन का रूप, टाउन से वो सिटीज़ में और सिटीज़ में कन्वर्ट होके मेट्रोपोलिस बन जाता है सेटलमेंट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फंक्शंस के आधार पर, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर सेटलमेंट्स क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। पहला हमने देखा पैटर्न के हिसाब से, दूसरा डेवलपमेंट के हिसाब से क्लासिफिकेशन, अब थर्ड वन आता है हमारा फंक्शंस के आधार पर या इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर। तो इस तरह से क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट्स में, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट क्या है, नाम से ही है, द इकोनॉमिक इज बेस्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, जो भी प्राइमरी एक्टिविटी है वो कहाँ की जाती है, रूरल एरिया में। सच एज कौन सी एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, लाइव स्टॉक रियरिंग है, पशुपालना, कॉटेज इंडस्ट्री दैट आर बेस्ड अपॉन द लोकल रॉ मटेरियल्स आर यूजुअली एन इंटीग्रल फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। कुछ बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वहाँ सेटअप कर दिए जाते हैं। तो उस तरह के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी रूरल एरिया में उनके एक्टिविटी, उनके फंक्शंस के हिसाब से इसको बताया गया है। फिर
जो रूरल सेटलमेंट जो सेटलमेंट्स है उसमें क्या था, पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लो इन रूरल एरियाज। बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन नहीं होते हैं। फिर क्लाइमेट एंड लोकल एनवायरनमेंट प्ले अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स इन रूरल एरियाज। फॉर इंस्टेंस फ्लड प्रोन एरियाज है, हाउसेज आर बिल्ड ऑन स्टिल्स ऑर्डर टू provide protection against the floods। अब जो यहाँ पर बताया गया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स है बहुत कुछ डिपेंड करता है उस एरिया का क्लाइमेट और लोकल एनवायरनमेंट में। तो क्लाइमेट यदि बहुत ज़्यादा वहाँ बारिश होती है, फ्लड प्रोन एरिया है, बार बार वहाँ बाढ़ आती है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं स्टिल्ट पर मतलब खम्बे के ऊपर या बांस के ऊपर घर बनाने का, जो कि उनको उस समय प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे जापान में है, जापान में देखो कि बार बार बहुत भूकंप आते, तो लोग किस तरह से घर बनाना वहाँ पसंद करते हैं, लकड़ियों के, कि ज़्यादा उससे नुकसान ना हो, जब भूकंप आए तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से सेटलमेंट भी उसी तरह से बनाए जाते हैं। अब जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ बर्फ़ हमेशा मतलब पड़ती है, तो वहाँ पर छत भी देखोगे जो स्लोप है इंक्लाइन वे में होते जो उनके छत होते हैं। तो उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यदि प्लेन रहा सरफेस तो वहाँ बर्फ़ जमती रहेगी तो वो मकान काफ़ी ठंडा हो जाएगा, और यदि उससे स्लोप रहते हैं तो बर्फ़ उस पर जम नहीं पाते और बर्फ़ नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो इस तरह से सेटलमेंट जो है बहुत कुछ वहाँ के क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, जो कंस्ट्रक्शन उस क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? अभी उसी तरह से द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लो इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो काफ़ी लो होती है। फिर नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड लोकल एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट्स। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ रूरल सेटलमेंट्स may vary in size from an isolated dwelling located in the mountains to the numerous villages around fertile agriculture land in the plains। अब इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो रूरल सेटलमेंट्स है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है, जैसे कि माउंटेन पर जो ड्वेलिंग्स है या जो कंस्ट्रक्शन है, जो रहने का जो घर है, वो जो मैदानी इलाकों में जो विलेजेस हैं वो फर्टाइल रीजन में जो लैंड या प्लेन्स में जो लग रहा है उससे काफ़ी डिफ़र होता है, अलग होता है ना। माउंटेन में रहने वाले लोगों का जो है लाइफ जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो प्लेन एरियाज़ में तो उनको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, अ विलेज हाउएवर हैज़ वेरी few houses and limited facilities in terms of infrastructure such as healthcare, education centers and markets। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो रूरल सेटलमेंट्स है वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, जैसे हेल्थ केयर है या एजुकेशन सेंटर है या मार्केट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं उनके। मार्केट्स के लिए या इलाज के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, या एजुकेशन वहाँ स्कूल नहीं होते, गाँवों में स्कूल बहुत ज़्यादा। हालांकि सरकार हर एक साल कोशिश करती है, आज से 70 वर्ष हो गए हमारे आज़ादी के, सरकार ने काफ़ी कोशिश की गाँवों में प्रगति लाने के लिए। विलेज में जो रूरल एरियाज़ है वहाँ डेवलपमेंट के लिए कई हेल्थ सेंटर खोले गए, स्कूल कॉलेज स्कूलों का निर्माण कराया गया। तो डेवलपमेंट इस तरह से रूरल एरियाज़ में हो रहे हैं। तो हमने इधर देखा कि फंक्शंस के आधार पर रूरल सेटलमेंट्स देखा। अब दूसरा आता है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स जो है इसको भी क्लासिफाई किया गया और उनको तोड़ा गया। अर्बन सेटलमेंट्स को सबसे पहले जो है उनके एक्टिविटीज़ के आधार पर, जो फंक्शंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आधार पर, सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स।
Administrative towns are centers of administration and governance or national and state capitals such as New Delhi and Bangalore, Washington. ये आउट ऑफ द इंडिया है, आप उतना ज़्यादा नहीं याद करो, लेकिन इंडिया के बारे में ज़रूर एक नाम याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर किसका नाम दिया गया, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। इसको इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहा जाता है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस होता है नेशन के लिए और स्टेट कैपिटल्स के लिए, ठीक है। उसी तरह मार्केट और ट्रेडिंग टाउन्स, मार्केट एंड ट्रेडिंग टाउन्स, इट इज़ डेवलप एज अ सेंटर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस। तो बहुत सारे हैं इस तरह से मार्केट टाउन्स, हाँ, जहाँ पर लोग आते हैं, अपने सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं वहाँ पर। ऐसे में हम कह सकते हैं जो मेडिवल पीरियड में दिल्ली था, है ना, जहाँ पर लोग आके अपने सामान के, अब गाँवों में जो रह रहे हैं तो उनको अपने जो अनाज है या अपनी उपज को बेचने के लिए शहरों की तरफ आना पड़ता है, जहाँ पर इनकी खरीद बिक्री की जाती है। तो उसे ऐसे टाउन को हम क्या कहेंगे, मार्केट टाउन। हाँ, नेक्स्ट इज डिफेंस टाउन्स। डिफेंस टाउन्स कैटर टू द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ अ रीजन। अब ये डिफेंस टाउन क्या है, अब डिफेंस टाउन डिफेंस रीजन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो रीजन है वहाँ पर डिफेंस के ही, जो रक्षा के ही लोग संबंधित जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं। हाँ, तो इनमें से इंडिया का है पठानकोट, दिल्ली भी हो सकता है, हाँ, ठीक है, इनको हम डिफेंस टाउन्स मान सकते हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स, सॉरी, माइनिंग टाउन्स आर सेंटर्ड इन एरियाज रिच इन मिनरल डिपॉजिट। जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जो टाउन डेवलप करते हैं उसको माइनिंग टाउन बोलते हैं। और जरिया है, धनबाद का जरिया है, उसको हम इसमें रख सकते हैं माइनिंग टाउन्स में, जहाँ पर अभी कोयला निकालने का काम जारी है। फिर इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जहाँ उद्योग धंधे का जहाँ पर काम होता है, and automatically people attract for employment such as Jamshedpur and Lancashire in UK। तो इस तरह से ये जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पर किसका सेंटर होता है, इंडस्ट्रीज होते हैं, सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। नेक्स्ट है कलेक्शन centers. Collection centers are the places like mining towns, lumbering centers and fishing ports where raw materials are obtained and redefined to certain extent. However, there are no industry in such areas, for example, Mangalore and Grand Falls. तो इस तरह को हम टाउन को क्या बोलते हैं, कलेक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर्स। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर में इनका जिस एरियाज़ में जो स्पेसिफिक कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है आर्ट, कल्चर और एजुकेशन को, तो इस तरह के टाउन को जो बोला जाता है कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर। तो ये इंडिया में शांति निकेतन में है, एकामडेमगोर्डोक रशिया में है, कैम्ब्रिज यूके में है। फिर एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल टाउन्स वाइल हेडबर्ग इन जर्मनी एंड लंदन आर कल्चरल सेंटर्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर्स आर द centers where there are the cultural significance and it gives the promotion of art, culture and education. जैसे शांति निकेतन इंडिया का शांति निकेतन है। नेक्स्ट इज अवर रिलीजियस टाउन्स। रिलीजियस टाउन्स नाम से ही पता चल रहा है, जो रिलीजन से डेवलप अराउंड द रिलीजियस श्राइन्स। रिलीजियस श्राइन्स के आजू बाजू, धर्म से रिलेटेड जो श्राइन्स है उसके आजू बाजू जो डेवलपमेंट होता है, सेटलमेंट होता है,
और या हम लोग कह सकते हैं प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जिसको तीर्थ बोलते हैं। वैसे जो टाउन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? रिलीजियस टाउन्स, डेवलप अराउंड रिलीजियस श्राइन्स और प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। जैसे वाराणसी है इंडिया में, और कोई नाम बताऊं वाराणसी के अलावा? अयोध्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ठीक है। तो ये हमारा सब रिलीजियस टाउन्स हो गया। केदारनाथ को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि केदारनाथ एज ए मतलब रिलीजियस प्लेस है, लेकिन फिर वहाँ पर भी टाउन्स बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं डेवलप किए हैं, लेकिन रिलीजियस टाउन्स उनको कह सकते हैं। वाराणसी को मान सकते हैं ना। उसी तरह से जापान में क्योटो है, रिलीजियस टाउन्स है इस तरह। फिर पोर्ट टाउन्स, नाम से ही पता, पोर्ट टाउन्स ऑन द पोर्ट टाउन्स ऑन द कोस्ट में कम अप वेयर नेचुरल हार्बर एग्जिस्ट। जहाँ पर नेचुरल हार्बर एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर पोर्ट टाउन डेवलप करता गया। जैसे कोलकाता है, मुंबई है, सिंगापुर है, लंदन है। तो ये जो है डेवलप्ड टाउन है वो क्या कहलाते हैं? पोर्ट टाउन। जो नेचुरल हार्बर के किनारे जो टाउन सेटलमेंट्स है। फिर रिजॉर्ट टाउन, रिजॉर्ट टाउन कैटर टू द रिक्रिएशन नीड, मतलब अपनी मनोरंजन की इच्छा को पूरा करने के लिए पीपुल एंड आर फेमस सेंटर ऑफ टूरिस्ट डिस्ट्रैक्शन। उसमें वहाँ पर जो लोगों का जो सबसे ज़्यादा अपने मनोरंजन के लिए वो जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ जाना चाहते हैं। तो फॉर इंस्टेंट सेंट मॉरिट्स, स्विट्ज़रलैंड, दार्जिलिंग, नैनीताल एंड ऊटी, ये सब सारे क्या कहा जाता है उनको? रिजॉर्ट टाउन्स, क्योंकि अपनी छुट्टियाँ बिताने के लोग वहाँ पर कुछ दिन रिलैक्स के लिए वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए। तो उस टाइप के टाउन्स जो डेवलप हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिजॉर्ट टाउन्स। अब नेक्स्ट है रेसिडेंशियल टाउन्स। रेसिडेंशियल नाम से ही रहने के लिए। तो रेसिडेंशियल टाउन्स रेफर द suburbs and small towns which serve the residents of a large population। मतलब लार्ज पॉपुलेशन जो रेसिडेंट्स है उनको सर्व करता है। अब वो कौन सा एरिया है? चंडीगढ़, ठीक है। पोर्ट टाउन में आप लोग नाम देख सकते हैं, कोची या विशाखापट्टनम इसके। तो हर एक जो टॉपिक्स है दिए जा रहे हैं अबाउट द अर्बन सेटलमेंट्स, आपको हर एक का एक एक पॉइंट याद करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस। अब अर्बन रूरल जो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब किस तरह से अर्बन जो है और ये रूरल एरिया के लोग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस exists between urban and rural areas since villages supply food, grains, industrial and agriculture raw material। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। क्यों? तो जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान या हम कहेंगे जो छोटे लोग हैं, वो अपनी चीज़ों को ग्रेन से या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स या लोअर फोर्स उनको सिटीज़ से टाउन्स की ओर आना पड़ता है। द टाउन्स एंड सिटीज़ ऑन द अदर हैंड सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स। हाँ, तैयार करके इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो सारे टाउन सेटलमेंट के लोग ही पूरा करते हैं। The towns and cities, on the other hand, supply industrial goods, healthcare facilities, education, and most importantly, employment opportunity for the people in rural areas। तो यहाँ पर वैसा वर्सा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल जो एरिया है और जो रूरल एरिया है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़